विक्रमास आईएएस पीसीएस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इंडिया @75। नहीं, मैं इसमें कुछ डिटेल नहीं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। इंडिया @75 जो स्पेशल सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, उसका टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसको देख लेते हैं। आज यानी 18 सितंबर को ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है, जो चालू रहेगा 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक ये स्पेशल सेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। सेशन कब से है? 18 से लेकर के 22 सितंबर तक है। बहुत सारे कयास भी थे, अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक मैंने वीडियो भी बनाया था, इंडिया वर्सेस भारत। तो क्यों उसका टॉपिक ये भी क्यों आया था? क्योंकि 18 तारीख यानी आज से जब इसको बुलाया गया है तो 18 सितंबर 1949 में वो दिन था जब हमने इंडिया दैट इज भारत को एडॉप्ट किया था आर्टिकल 1 में। ठीक है, आर्टिकल 1 में। तो आज लगभग उसके 70 साल बाद ये दोबारा से जब सेशन बुलाया जा रहा है, तो ये बात उठनी लाजमी है 75 साल बाद की अचानक से 18 तारीख ही क्यों ली गई। खैर वो सब हमें शाम तक क्लियर हो जाएगा, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। फाइनली आज 18 सितंबर आ गई है, पर उससे पहले मैं आपको इंडिया @75 क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भी यही बात लिखी है कि 18 से 22 सितंबर स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का। ठीक है, और आज यानी 18 सितंबर को जब सेशन की शुरुआत होगी तो उसका टॉपिक क्या होगा? पार्लियामेंट की 75 साल की जर्नी, पार्लियामेंट 75 इयर्स ऑफ जर्नी। आज का एजेंडा, आज का टॉपिक है। यानी पिछले 75 सालों में जो भी माइलस्टोन्स इंडिया की पार्लियामेंट ने देखे हैं, वो सारे के सारे आज एज अ जर्नी वहां पर डिस्कस किए जाने हैं। तो ये आज का एजेंडा है। तो ऐसे क्या इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स थे? क्या रहा 46 में जब पार्लियामेंट सभा पहली बार, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बार मीटिंग होती है, तब से लेकर आज तक जब नई बिल्डिंग बन चुकी है संसद की, तो क्या क्या माइलस्टोन्स रहे, क्या क्या चेंजेस आए, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 75 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। 200 साल हमने गुलामी के सहे थे। उसके बाद कहीं जाकर के 47 में जब हमें आजादी मिलती है, उससे 1 साल पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की स्थापना की जाती है, ताकि भारत का अपना एक संविधान बनाया जाए। वो एक अलग प्रोसेस है, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये याद रखिएगा, पार्लियामेंट के 75 साल की जर्नी को आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो मीटिंग होगा यानी 18 सितंबर का, वो पुरानी बिल्डिंग में होगी। और कल यानी 19 सितंबर, कल गणेश चतुर्थी भी है। तो कल के दिन सारे लोग कहाँ चले जाएंगे? सारी संसद अपनी नई वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो आज तक हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, एक एक करके उन्हें टाइमलाइन के हिसाब से देख लेते हैं। 1946 9 दिसंबर को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है, संविधान सभा, उसकी पहली मीटिंग होती है। ठीक है, तो जर्नी की शुरुआत अगर आप एक से कहानी की तरह विजुअलाइज कर पाएंगे तो खुद से सोचिएगा कि 9 दिसंबर सर्दियों का एक दिन है, जिसमें पहली बार 1946 में आजादी अभी मिली नहीं है, अंग्रेज यहाँ पर है ना, और हम सपना देख रहे हैं आजाद भारत का। उसके लिए संविधान बनाने की एक प्रक्रिया शुरू की जाती है, एक प्रोसेस शुरू किया जाता है। और सबसे पहले क्या होता है? एक संविधान सभा को बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है, और उसकी पहली मीटिंग हो रही है 9 दिसंबर को। विजुअलाइज करिएगा, समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1950, ठीक है, 4 साल बाद 1950 में 26 जनवरी को हमने संविधान को एडॉप्ट किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया। बनकर के तो ये तैयार 49 में ही हो गया था, लेकिन हमने इसको अडॉप्ट कब किया है? हमने इसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया है, ये आप याद रखेंगे। 52 वो साल जब भारत की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बहुत मजबूत कदम लिया गया था। क्या हुआ था 52 में? पहले जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो इट मार्क द स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, गणतंत्र की शुरुआत होती है भारत में 1952 में, जब पहली बार जनरल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब 56 में क्या होता है? एडॉप्शन ऑफ स्टेट्स रिकॉग्निशन एक्ट। ठीक है, 56 में स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, रीशेपिंग द स्टेट बाउंड्रीज। तो स्टेट की जो बाउंड्रीज थी उनको रीशेप किया गया था। कब? 1956 में। तो 56 का एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट। ठीक है, 57 में
ये यहाँ का यहाँ आ गया, ठीक है। सेकेंड जनरल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो पहले कब हुए हैं? 52 में और दोबारा 57 में। तो ठीक 5 साल बाद दूसरे जनरल इलेक्शंस होते हैं। और यहाँ तक क्या है, अभी भी क्या हो रहा है कि स्टेट के लिए और सेंटर के लिए इलेक्शंस जो है साइमल्टेनियसली हो रही। तो आज जिस बहस को हम कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, वो पहले ऐसे ही होता था, एक साथ ही सारे इलेक्शंस होते थे। कब चेंजेस आए अभी बताऊंगी, ठीक है। 1961 में गोवा, दमन और दीव को लिबरलाइज किया जाता है, आजादी मिल जाती है, यानी भारत का अब हर हिस्सा परतंत्रता से आजाद है, यानी दे आर नाउ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। India is completely become an independent state because each and every part of India is free by 1961, ठीक है। तो गोवा, दमन एंड दीव 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है, ठीक है। 1971 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास होता है, जो कि प्रेम्बल में, हमारे जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें ही बदलाव कर देता है, ठीक है। इमरजेंसी का ये दौर आता है, ठीक है। 75 से लेकर के 77 तक 2 साल तक इमरजेंसी का पीरियड था, मार्क्ड बाय सस्पेंडेड डेमोक्रेसी। इसे ब्लैक डेज भी कहा जाता है ना, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी गणतंत्र राज्य के लिए इससे बड़ी, इससे ज्यादा और क्या चीज हो सकती है कि उसके देश में इमरजेंसी लगा दी जाए, है ना। और इमरजेंसी भी ऐसी कि जिसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं, प्रेस को बिल्कुल बैन कर दिया गया था, ऑपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था, और ये बहुत लंबा 2 साल के पीरियड तक ये इमरजेंसी चली थी, ठीक है। किसी ने नहीं सोचा था कि आज़ादी मिलने के मात्र 10-20 साल के अंदर ही इंडिया को एक इतना बड़ा फेज देखना पड़ेगा। तो दीज आर द ब्लैक डेज, जो कहते हैं ना काले पन्ने हैं इतिहास के, जिन्हें कोई भी याद नहीं करना चाहता। पर देखिए, जब तक आप इतिहास के काले पन्नों को नहीं याद करेंगे, तब तक आप कुछ ऐसा कहानी नहीं लिख पाएंगे आगे, जहां आप उन गलतियों से सबक लेकर के आगे बढ़ सके, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी लाइफ के कुछ ऐसे पल भी होते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी होते हैं जिन्हें आप याद नहीं करना चाहते, तो उनसे सबक लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये हिस्ट्री हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी देती है। अब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, ठीक है। आज भी अगर आप गोल्डन टेम्पल जाते हैं तो वहां पर गोलियों के निशान आपको दिखते हैं, ठीक है। कब की बात है? 1984 की। तो ये भी एक तरीके से हिस्ट्री में बड़ा ही कह सकते हैं कि दाग की तरह है ना। चलिए 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट ये पास हुआ था, ठीक है। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट पास हुआ था कब? 1986 में। 1991 में, है ना, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1991 आप सभी जानते हैं एलपीजी यहाँ पर हुआ था, यानी लिबरलाइजेशन हुआ था अंडर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, ठीक है। अगर कोई कहता है कि 1991 में इट वाज अंडर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, तो नहीं, वो किसके अंडर हुआ था? लिबरलाइजेशन 1991, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसकी शुरुआत भारत में कब होती है? 1991 में। मैं तीनों पॉइंट्स यहाँ लिख देती हूँ। लिबरलाइजेशन जिसे आप उदारीकरण भी कहते हैं, उदारीकरण, ठीक है। दूसरा टी से हो गया प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जिसको आप कहते हैं निजीकरण, क्या कहते हैं? निजीकरण। और तीसरा आपका हो जाता है जी से ग्लोबलाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन जिसको आप कहते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो ये होता है एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना, आपने हमेशा सुना होगा एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991। तो एलपीजी का मतलब कहीं भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये वो गैस नहीं है जो आप सिलेंडर्स में भरते हैं अपने घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। 1991 का एलपीजी रिफॉर्म का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यानी उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति और वैश्वीकरण की नीति, ठीक है। चलिए, तो इसकी शुरुआत किसके अंडर हुई थी? नरसिम्हा राव, ठीक है। 2005 में आ जाते हैं फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट पास होता है, ठीक है, आरटीआई एक्ट पास हो जाता है। फिर उसके बाद 2016 में गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, जीएसटी आ जाता है।
2019 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि धारा 370 आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया जाता है, ठीक है। धारा 370 को हटा दिया जाता है और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास होता है, ठीक है। एक्ट से क्या होता है, 370 हट जाता है जो कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, ठीक है। बहुत बड़ा ये इवेंट था भारत के पार्लियामेंट की हिस्ट्री में। 2020 बहुत मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड टाइम, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस आ जाएंगी, है ना। तो ये कब होता है, 2020 में। तो ये पेंडेमिक क्या होता है, कोविड, ये पार्लियामेंट सेशंस को डिसरप्ट करता है, पार्लियामेंट के रेगुलर सेशंस नहीं हो पाते हैं। तो ये भी इतिहास में पहली बार हुआ था आजादी के बाद, किस तरीके से पार्लियामेंट के रेगुलर सेशंस नहीं हो पाए किसी बीमारी की वजह से। फिर अब 2023 में हम हैं, इनॉग्रेशन हो गया है न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग, ठीक है। संगोल से लेके सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं तो मैं एक और दोबारा से कल एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी जहां हम पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को डिस्कस करेंगे। और मैं आपकी मेमोरी, आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, कल यानी 17 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, चेयरमैन राज्यसभा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के गज द्वार, ठीक है, गज द्वार पर ट्राई कलर को अनफ्लर किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कल 17 सितंबर को यानी स्पेशल पार्लियामेंट सेशन से एक दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उन्होंने क्या किया था, पार्लियामेंट के गज द्वार पे, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसके गज द्वार पे इंडियन ट्राई कलर को अनफ्लर किया था, यानी तिरंगा लहराया था, ठीक है। चलिए 2023, अब भारत के 75 साल की जर्नी पूरे होने पर क्या हो रहा है, एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये एक जर्नी, जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स थे वो मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पार्लियामेंट ने क्या खोया इन 75 सालों में, फिर उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या था जो अचीवमेंट्स कहा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए क्या क्या हुआ कि इंडियन पार्लियामेंट, पहले अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके घर में अगर आप उनसे बात करेंगे, पहले नेताओं तक पहुंच आसान थी। इतनी जो अभी कहते हैं कि पॉलिटिक्स का बहुत डिग्रेडेशन हो चुका है, ये नहीं था। तो मैं एक एक करके इस पॉइंट्स को डिस्कस करती हूँ कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई सोसाइटी से और एक गेटेड कम्युनिटी बन गई, ठीक है। बेटा आप में से जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, चाहते ना चाहते ये क्वेश्चन शायद आपको अगले साल देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया कि इंडियन पार्लियामेंट एक गेटेड कम्युनिटी बन गई। आपने देखा होगा ना, बहुत सी गेटेड सोसाइटी होते हैं, आपको बहुत सारे पासेस लेने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे सिक्योरिटीज से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको अंदर जाने मिलता है, वो भी जब आपके पास कोई बहुत वैलिड रीजन होता है, अदरवाइज आप उन गेटेड कम्युनिटीज में नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से पार्लियामेंट हो गई है, सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो गई है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेपोटिज्म आ गई है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है, यानी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, कि ग्रैंडफादर के बाद फादर, फादर के बाद सन, सन के बाद ग्रैंडसन, और ये ऐसे के ऐसे ही चलती चली जाएगी, ठीक है। यानी परिवारवाद, नेपोटिज्म का मतलब होता है परिवारवाद। तो परिवारवाद भी जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी ने आजादी मिलने के बाद ये कहा था कि अब कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, कांग्रेस का कोई पर्पस नहीं है, बिकॉज कांग्रेस वाज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस क्या थी, देश को आजादी दिलाने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, ठीक है। बट रेस्ट सेड अनसेड, आप सभी जानते हैं कि आज कांग्रेस की क्या स्थिति है, ठीक है। तो नेपोटिज्म, परिवारवाद, ये क्या है कि ये बहुत ज्यादा अब आपको पॉलिटिक्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये केवल नेशनल पार्टीज में ही नहीं, ये रीजनल पार्टीज में भी देखने के लिए मिलता है। समाजवादी पार्टी, ठीक है, टीएमसी देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं, मैं नाम तो यहाँ से कितनों का लूंगी, जो चल ही परिवारवाद से रही है, ठीक है। बाप दादाओं के टाइम से चलते चले आ रहे हैं, आज पोते कर रहे हैं, पोतों के बाद उनके बच्चे भी तैयार हैं, लाइन में लगे हुए हैं अगले लीडर्स बनने के लिए उस पार्टी के, ठीक है। चलिए, इंक्रीजिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, यानी जो आपकी राजनीति है उसमें बहुत ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन हो चुका है, यानी उसमें क्रिमिनल्स की जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा
बढ़ चुके हैं। ठीक है, एक पिटिशन फाइल करी गई थी फरवरी 2023 में, लेटेस्ट डाटा है। इसने क्लेम किया था कि लगभग 44% इंक्रीज इन नंबर ऑफ एमपीज व्हिच डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस सिंस 2009। ये एडीआर की रिपोर्ट थी। ठीक है, एडीआर रिपोर्ट के हिसाब से 2009 से लेकर के 2023 के बीच ऐसे एमपीज यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने अपने अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस को, क्योंकि जब आप पर्चा दाखिल करते हैं यानी जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं इलेक्शन के लिए, तो अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस है आपको उसकी भी डिटेल्स देनी होती है। तो 44% राइज है ऐसे एमपीज के नंबर में जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि कितना क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, वेल्दी पॉलिटिशियंस। भाई ये तो रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही हमने करंट अफेयर्स में भी देखी थी कि पॉलिटिशियंस बहुत अमीर होते जा रहे हैं और सिटीजन्स बहुत पुअर होते जाते हैं। परसेंटेज ऑफ पर्संस विद अ नेट वर्थ अबव 1 करोड़ has been increasing over 2 decades. ठीक है, as per report by Association for Democratic Reforms, 315 मेंबर्स ऐसे हैं अपने पार्लियामेंट में जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा की नेट वर्थ है। ठीक है, आउट ऑफ 543, यानी 543 में से 315 करोड़पति हैं, है ना। और ये तो वो हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति बता दी है। बाकी बचे हुए में से बहुत से ऐसे होंगे जिनके खुद के नाम कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके रिश्तेदारों, उनकी फैमिली के नाम बहुत सारी चीज होगी। तो आप खुद से देख लीजिए कि कितना पैसा पॉलिटिक्स में आ गया है, जनता की जेब में कितना है कितना नहीं है वो बात की बात है। ठीक है, द लोअर नंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंटेरियन, यानी जो महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत कम पॉलिटिक्स में है। ठीक है, आजादी के 75 साल बाद भी अगर इतना डिस्पैरिटीज है, इतना डिफरेंस है मेल और फीमेल्स में इन नंबर ऑफ इन मैटर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या, तो ये वाकई मतलब एक टेंशन की बात है ना। देश की संसद में ही अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इतना कम होगा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इतना कम होगा, तो हम देश के और हिस्सों में कैसे वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं। तो ये सोचने वाले मुद्दे हैं। तो इसकी भी अगर हम देखें तो परसेंटेज ऑफ वुमेन इन लोकसभा इज लेस देन 15% एंड इवन लोअर इन राज्यसभा 13%। तो यानी अगर मैं लोकसभा की बात करूं, यानी लोअर हाउस की बात करूं, ठीक है, लोअर हाउस की बात करूं तो यहाँ मात्र 15% महिलाएं हैं। ठीक है, और अगर राज्यसभा की बात करूं यानी अपर हाउस की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और भी कम है, 13% ही है। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि इस तरीके से क्यों है। ठीक है, चलिए, द नंबर ऑफ मुस्लिम एमपीज इन 2019 has increased by 3। ठीक है, नॉट इंक्लूसिव यानी इंक्लूसिव नहीं है, इसमें क्या है, समावेश नहीं है, समावेशी नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब समावेशी। तो क्या है, क्योंकि आप देखिए मुस्लिम्स जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिर्फ 3 बढ़े थे 2019 में। And there has been no representation of the transgender community in Indian Parliament so far। Transgender community से अभी तक कोई भी इंडिया की पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि समाज के सारे वर्ग जो है उनका इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है। पार्लियामेंट आज भी समावेशी यानी इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, पारदर्शिता, पारदर्शिता की कमी है। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइम गिवन टू स्क्रूटनाइज मेनी ऑफ द बिल्स। बहुत सारे बिल्स ऐसे होते हैं जिनको पास करने से पहले उनकी स्क्रूटनी के लिए बहुत कम टाइम दिया जाता है। अब इतने कम टाइम में कैसे आप स्क्रूटनी करेंगे। ठीक है, सेवरल बिल्स हैव बीन पास्ड एज मनी बिल्स टू लिमिट राज्यसभा स्क्रूटनी। तो क्या होता है कि राज्यसभा से स्क्रूटनी बचाने के लिए बहुत से बिल्स को एज अ मनी बिल पास करा देते हैं। तो फिर क्या होगा, आप सब जानते हैं कि मनी बिल के केस में जो भी लोकसभा डिसाइड करता है वो ही माना जाता है। राज्यसभा बता सकता है, लेकिन राज्यसभा सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकता है, मानना ना मानना वो लोकसभा के हाथ में। ठीक है, चलिए, पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियंस आर जनरली नॉट एक्सेसिबल फॉर ऑर्डिनरी सिटीजंस टू इंटरैक्ट और एक्सप्रेस ग्रीवेंसेस। ठीक है, अब आपको भी कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, आपके एरिया की तकलीफ है, कोई आपकी पर्सनल लॉ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी, तो आपको सबको पता है कि आज किसी एमपी एमएलए तक जाना कितना मुश्किल है। और एमपी एमएलए छोड़िए, इलेक्शंस के बाद तो जो आपके म्युनिसिपैलिटी काउंसिल के जो आपके पार्षद होते हैं
वो एमएलसीज जो होते हैं वो तक आप उन तक भी आपकी पहुंच जो होती है वो आसान नहीं होती। बहुत सारे जो लोकल लीडर्स होते हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, और किसी किसी को जब वो हेल्प ही नहीं मिल पाती तो आप इन तक पहुंच ही नहीं सकते। तो जो गेटेड कम्युनिटी वर्ड यूज किया गया था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आम जनता के लिए इन तक पहुंच बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन इन सब शॉर्टकमिंग्स के बावजूद इंडियन पार्लियामेंट ने कुछ एफर्ट्स बनाए हैं फॉर बिकमिंग एन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, यानी एक समावेशी संस्था बनने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। कारगर कितने हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो 5% से लेकर 5% था 1951 में, जो 14% हो गया 2019 में। ठीक है, लोकसभा में यानी 4.5% था 1951 में। 1951 की बात करें जब पहला जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में, तब वुमेन पार्लियामेंटेरियन मात्र 4% थे, जो 2019 तक आते आते 14-15% तक पहुंच गया। ठीक है, इन अर्ली डिकेड्स the parliament was a stronghold of lawyers, but in the past 2 decades people from diverse educational backgrounds have entered the parliament। देखिए, पहले आप देखेंगे तो ज्यादातर लॉयर्स थे जो पार्लियामेंट में जाते थे, कि यानी उन्हें कानून की जानकारी है तो वही जाते थे। अभी लेकिन कुछ सालों से क्या देखा गया है कि अलग अलग डाइवर्स फील्ड के जो लोग हैं वो सब एज एन एमपी पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। ठीक है, citizens can watch live debates on important issues such as budget discussions and legislative debates। ठीक है, तो ऐसे आप सभी जानते हैं कि जो भी important debates discussions होते हैं उनका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, तो सिटीजन्स वहां से उसको देख करके चीजों को समझ सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी की बात है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई गई हैं, जैसे स्टैंडिंग कमिटी है फाइनेंस एनालिसिस ऑफ बजट्स and address economic concerns। For example, parliamentary panel asked the former RBI governor to present himself before it so as to answer questions regarding demonetization। यानी जब demonetization हुआ था तो स्टैंडिंग कमेटी ने उस टाइम के जो आरबीआई गवर्नर थे उनको कॉल किया था और कहा था जी आप आइए हमारे सामने और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी और लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको जवाबदेह बनाने के लिए, उनको आंसरेबल बनाने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। ठीक है, लॉज फॉर सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए लॉज जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट 2023 एंड इंक्रीजिंग रिजर्वेशन हैज हेल्प प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एजुकेशनल एंड पब्लिक सर्विसेज। तो बहुत से ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जिससे कि क्या होता है कि एससीज, एसटीज, वुमेन, इनका रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो सोशल सिक्योरिटी लॉज बोलते हैं, सोशल वेलफेयर लॉज बोलते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट टू एड्रेस नीड्स, यानी जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, समय समय पर उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, ताकि बदलते हुए टाइम के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को अप टू डेट किया जा सके, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस किए जा सके। ठीक है, जैसे अमेंडमेंट्स टू लेबर लॉज टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स एंड अकोमोडेट चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट डायनेमिक्स। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है अब वो डिफरेंट हो गया है पहले के जमाने में। अब कंपनी जितनी भी है वो सब एम्प्लॉय वेलफेयर पर ध्यान देती है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अब रिलेशनशिप जो है वो बेटर होते जा रहे हैं, और उसके लिए क्या किया गया कि जो लेबर लॉज थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो लेबर लॉज आज इंडिया में है वो ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं, तो उसमें आज के हिसाब से उसको अपडेट करने के लिए उसमें चेंजेस किए गए। ठीक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे, ई पिटिशंस है ना, जब से ई गवर्नेंस आया है तब से क्या हुआ है कि लोग क्या है, लोगों को, सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया गया है गवर्नेंस प्रोसेस में। से ई पिटिशंस अलाउ सिटीजन्स to raise concerns and petitions are addressed in the parliament. Many of the state assemblies have completely become paperless, है ना, तो इससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए, इंडियन पार्लियामेंट इज अ सिंबल ऑफ नेशंस डेमोक्रेटिक इथोस। ठीक है, भारत की जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो भारत के गणतंत्र से संबंधित जो हमारे सिद्धांत हैं उसका एक सिंबल है। यानी संसद जो है वो सिर्फ एक संसद या एक बिल्डिंग नहीं है। Parliament is not only a building, but it is the symbol of India's democratic ethos। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसीलिए एफर्ट्स करने चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा समावेशी बनाया जा सके। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूसिव बनाया जा सके, एसेसिबल बनाया जा सके पब्लिक के लिए, यानी आप और हम जब भी चाहें जेन्युइन डिमांड्स के लिए हम जा सकें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास,
और इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, यानी कि समावेशी होना चाहिए सभी एरियाज के जो लोग हैं, चाहे वुमेन है, चाहे एससीज है, एसटीज है, कोई भी, यानी लास्ट माइल जो पर्सन है उसको भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जा सके, ऐसा सोचे रहना चाहिए। बिकॉज टू एड्रेसिंग द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन, 140 करोड़ की बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है, उसकी नीड्स को समझते हुए पार्लियामेंट को अपने अंदर बदलाव करने चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक बात कर लेते हैं स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट की। आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट के 3 मेजर सेशंस होते हैं, है ना, 3 मेजर सेशंस होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, जो आपका फरवरी से लेकर के लगभग मई तक चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा होता है मॉनसून सेशन। क्या होता है? मॉनसून सेशन। ये कब होता है? तो मॉनसून सेशन आपका जून जुलाई में होता है। और फिर उसके बाद आपका आता है विंटर सेशन। और विंटर सेशन कब होता है? तो नवंबर और दिसंबर में होता है। तो इंडियन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि किसी भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स कुछ है जो आप याद रख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें स्पेशल सेशन की, तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी टर्म नहीं दी गई। ठीक है, कहीं भी जिक्र नहीं है स्पेशल सेशन का। लेकिन ये स्पेशल सेशंस बुला लिए जाते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, क्या कहते हैं? इट इज रेफर टू सेशंस द गवर्नमेंट हैज कन्वीन्ड फॉर स्पेसिफिक ओकेजन, जैसे कमेमोरेटिंग पार्लियामेंट्री और नेशनल माइलस्टोन। कुछ पार्लियामेंट में या नेशनल हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जब अचीव होता है तो उसको कमेमोरेट करने के लिए क्या करती है पार्लियामेंट, ये जो गवर्नमेंट होती है वो एक स्पेशल सेशन को कन्वेन करती है। ठीक है, बुला लेती है। और ये कौन बुलाता है? जैसे एक नॉर्मल सेशन को प्रेसिडेंट आर्टिकल 85(1) के अंडर में बुलाते हैं, उसी तरीके से स्पेशल सेशन को भी प्रेसिडेंट जो है वो ही कन्वे करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट? आर्टिकल 352 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, डज रेफर टू ए स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस। आर्टिकल 352 में तो है एक स्पेशल सेशन की बात, लेकिन वो किसके रिगार्डिंग है? इट डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो वो इमरजेंसी से संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 352 में एक स्पेशल सेशन की बात है, लेकिन वो स्पेशल सेशन स्पेसिफिकली फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 added the part related to special sitting to add safeguards to power of proclaiming emergency। यानी 44 जब अमेंडमेंट किया गया तो उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस को भी ऐड करा गया जिससे कि जब आप प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के स्पेशल सेशंस बुलाते हैं तो वहां पे कुछ सेफगार्ड्स डाले गए ताकि इमरजेंसी लगाना इतना आसान ना हो। ठीक है, तो ये कोई सबक था जो हमने उस इतिहास के काले पन्नों से लिया था। ठीक है, चलिए, if a proclamation of emergency is issued and parliament is not in the session, then 1/10 of Lok Sabha MPs can ask the president to convene a special meeting to disapprove the emergency। यानी इमरजेंसी अगर ऐसे टाइम पर लगा दी जाती है जब पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा, तो 1/10 अगर MPs जो है वो प्रेसिडेंट को लिख करके एक स्पेशल मीटिंग बनाने के लिए कह सकते हैं जहां वो इस इमरजेंसी को डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो ये एक सेफगार्ड दिया गया था ताकि कोई अपनी मर्जी से कभी भी इमरजेंसी की घोषणा ना कर सके। ठीक है, चलिए अगर हिस्ट्री की बात कर लें, अगले 2 मिनट में हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि स्पेशल सेशन आज तक कब कब बुलाए गए। तो देखिए, स्पेशल सेशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक प्रॉपर स्पेशल सेशंस और एक मिडनाइट सेशंस। ठीक है, प्रॉपर स्पेशल सेशन में क्या होता है? डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, प्रॉपर स्पेशल सेशन जैसे अभी 18 से 22 तक बुलाया गया है, तो उसमें क्या है, कुछ डिबेट्स होती हैं, कुछ डिस्कशंस होते हैं। मिडनाइट सेशन बिना किसी डिबेट के होता है। मिडनाइट सेशन में कोई डिबेट नहीं होती, ऐसी डिस्कशंस के लिए होता है। एजेंडा आइदर टू सेलिब्रेट अ हिस्टोरिकल लीजेसी लाइक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन इंडिपेंडेंस और टू पास अ बिल। ठीक है, क्यों बुलाए जाते हैं स्पेशल सेशन? या तो किसी माइलस्टोन को सेलिब्रेट करना होता है या फिर क्या करना होता है, किसी बिल को बहुत जरूरत होती है तो उस बिल को पास करने के लिए बुलाया जाता है। तो याद रखेंगे, प्रॉपर स्पेशल सेशन जिसमें डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं, मिडनाइट सेशन जिसमें कोई डिबेट नहीं होता, फिर बिल को पास करा जाता है। इट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन पार्लियामेंट्री कैलेंडर एंड हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। स्पेशल सिटिंग इन लोकसभा में स्पेशल सिटिंग कब बुलाई गई थी? तो मई 13, 2012 एक संडे था। उस दिन क्या था? 60th एनिवर्सरी थी फर्स्ट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट की। तो 60 साल पूरे हो गए थे 13 मई
12 को, तो उस दिन क्या किया गया था, उस दिन एक लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया था, ठीक है। स्पेशल सिटिंग इन राज्यसभा 1977 में और 1991 में हुई है, when लोकसभा was under dissolution to decide the president rule। तो 77 और 91 में जब लोकसभा डिसॉल्व हुई थी, प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही थी, तब 2 बार राज्यसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया। और 2023 का जो स्पेशल सेशन है, अमृतकाल के टाइम पर पार्लियामेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव फ्रूटफुल डिस्कशंस एंड डिबेट्स। तो यानी यहाँ पर क्योंकि अमृतकाल चल रहा है, नई पार्लियामेंट में भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए उस मौके पर कुछ फ्रूटफुल डिस्कशंस, कुछ डिबेट्स के लिए सेशन को बुलाया गया। एंड आई होप कि इस डिस्कशन से इंडिया का कुछ भला हो। ये केवल एक पॉलिटिक्स और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए सेशन ना हो। लेट्स सी। सो शुरू हो चुका है आज का सेशन, है ना। अब देख लीजिए स्पेशल सेशंस विद डिबेट 62 में हुआ गया था टू डिस्कस इंडिया चाइना वॉर सिचुएशन, ठीक है। तो 1962 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, ठीक है, और वो विद डिबेट था। क्यों था 62 में? इंडिया चाइना का वॉर चल रहा था। 1997 50 साल हो गए थे इंडिया के इंडिपेंडेंस को, तब बनाया गया था, ठीक है। 2015 एज अ पार्ट ऑफ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस टू रिस्पेक्ट टू द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर को की जो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, तो इसे ईयर लॉन्ग प्रोग्राम किए गए थे, जिसमें कि उसके पार्ट में ही 2015 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। मिडनाइट स्पेशल सेशन 1947 जब भारत को आजादी मिली थी, है ना, तो उस दिन एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। फिर क्योंकि वो देखिए मिडनाइट में हुआ था, रात के टाइम हुआ था, ठीक है। 1972 टू सेलिब्रेट 25 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 1992 टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। 1997 में 50 साल हो गए थे इंडियन इंडिपेंडेंस को। 2017 इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ए बिल वाज डिस्कस्ड इन स्पेशल सेशन। कौन सा बिल था? जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी रोल आउट, जीएसटी बिल को डिस्कस करने के लिए 2017 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। जो स्पेशल सेशंस की बात हो रही है, ये जॉइंट सिटिंग्स है, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा का जो इंडिविजुअल हुआ था वो मैंने आपको अलग से बता दिया। ये क्या है? ये सारे जॉइंट सिटिंग्स है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक देख लेते हैं। 2013 में इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज डिमिनिश्ड ओवर द इयर्स एंड एज अ रिजल्ट हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स ऑन पॉलिसी इश्यूज आर नॉट यूजुअली विटनेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल एमपीज जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, वक्त के साथ क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स खत्म होती जा रही है। पॉलिसी जो इश्यूज होते थे अब वो नहीं होते, अब बहुत डिमीन पॉइंट्स पर डिस्कशंस होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। हाउ फार कैन दिस बी एट्रीब्यूटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ व्हिच वाज लेजिस्लेटेड बट विद अ डिफरेंट इंटेंशन। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप सब लोग सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। 2013 में ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप सब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिएगा। फिर मैं क्या करूंगी, अगले सेशन में कहीं पर इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। तो चलिए इतना ही था आज के सेशन में। आई होप आपको काफी इंसाइट्स मिले होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। फिर मैं एक नया सेशन लेकर आऊंगी जहां मैं बताऊंगी कि ये जो स्पेशल सेशन हो रहा है इसके क्या फल मिले हैं, कितना फ्रूटफुल ये रहा है, कितने फ्रूट्स इसके हमें इंडियन डेमोक्रेसी को मिलते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि कोई भी क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस नहीं होगा। तो आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।